गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा पर्चुरेशन यानी परसव। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर इसका 19 और सब्जेक्ट रहेगा अपना जूलॉजी। ठीक है, तो पर्चुरेशन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? परसव के अंदर गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात बच्चे का वैजाइनल पथ से होते हुए बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? पर्चुरेशन यानी परसव कहलाता है। ठीक है, परसव के कारण भ्रूण और माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के मध्य का जो संबंध होता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, तो हम पर्चुरेशन यानी परसव की डेफिनेशन लिखेंगे। पर्चुरेशन, परसों की डेफिनेशन लिखेंगे। गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात बच्चे का वेजाइनल पथ से होते हुए बाहर निकलना ही प्रसव कहलाता है। प्रसव के कारण भ्रूण तथा माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के मध्य का संबंध टूट जाता है। ठीक है, तो परसों की डेफिनेशन, गर्भावस्था के पूर्ण होने के पश्चात बच्चे का वेजाइनल पथ से होते हुए बाहर निकलना ही पर्चुरेशन यानी परसव कहलाता है। परसव के कारण भ्रूण तथा माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के मध्य का जो संबंध होता है वो टूट जाता है। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पर्चुरेशन। ठीक है, परसों की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब अपन को पढ़ना है जो मेन पॉइंट अपना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पर्चुरेशन यानी परसों पर हार्मोनों का नियंत्रण। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पर्चुरेशन परसव पर हार्मोनों का नियंत्रण। परसव पर हार्मोनों का नियंत्रण। ठीक है, तो परसव पर या परसव की क्रिया में हार्मोनों का किस प्रकार से योगदान होता है वो अपन को देखना है। आप सभी जानते हो कि निरूपण के पश्चात क्या होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है। क्या बनता है?
प्लेसेंटा का निर्माण होता है। यानी ये मान लीजिए क्या है, एम्ब्रियो है। क्या है ये, एम्ब्रियो है, ठीक है। और ये क्या है, फीमेल का यूट्रियस का एंडोमेट्रियम स्तर। इनके मध्य जो संवहनीय संरचना बनती है एम्ब्रियो और इस एंडोमेट्रियम स्तर के बीच में जो उत्तकीय संरचना बनती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा। क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा क्या करता है कि इस मेंट्रल ब्लड यानी माता के रक्त में उपस्थित जो पोषक पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ, पोषक जो पदार्थ होते हैं, उसको एम्ब्रियो की मिडगट में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। कौन, प्लेसेंटा, ठीक है। अब अपना जो मेन पॉइंट है वो अपन को पढ़ना है। तो अब देखिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उच्च सांद्रता पाई जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उच्च सांद्रता पाई जाती है। क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा नामक संरचना का निर्माण हो जाता है जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, स्रावण करती है। ये दोनों ही हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान बने रहते हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान दोनों ही हार्मोनों की उच्च मात्रा पाई जाती है। अब देखिएगा ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये क्या करता है, गर्भाशय के अंदर स्कुंचनशीलता में वृद्धि करता है। गर्भाशय के अंदर क्या करता है, ये स्कुंचनशीलता को बढ़ाता है। स्कुंचनशीलता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ध्यान रखना कि एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय के अंदर स्कुंचनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है या स्कुंचनशीलता में वृद्धि करता है। बट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इस गर्भाशय के अंदर जो स्कुंचनशीलता की जो क्रिया है उसका क्या करता है, विरोध करता है। कहने का मीन ये है कि एक हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो गर्भाशय के अंदर स्कुंचनशीलता में वृद्धि करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस एस्ट्रोजन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। यानी ये गर्भाशय के अंदर स्कुंचनशीलता का क्या करता है, संदमन करता है, यानी विरोध करता है। अब देखिएगा जैसे जैसे प्रेगनेंसी का 7वां मंथ निकलता है वैसे वैसे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि गर्भाशय के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन स्कुंचनशीलता में वृद्धि करता है बट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसका संदमन करता है। इसलिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी का 7वां महीना निकलता है वैसे वैसे गर्भाशय के एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। अब देखिएगा कि होता क्या है, इसी दौरान जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है, इसी दौरान क्या होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा क्या होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा किसका स्रावण किया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या होता है, गर्भाशय की जो अरेखित पेशियां होती है, कौन सी, अरेखित पेशियां, गर्भाशय की जो अरेखित जो पेशियां होती है उसमें स्कुंचनशीलता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखिएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण किया जाएगा जिसके कारण गर्भाशय की जो अरेखित पेशियां होती है उसमें स्कुंचनशीलता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी दौरान जो भ्रूण होता है उसकी एड्रिनल ग्लैंड के
द्वारा, किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। किस हार्मोन का, कोर्टिसोल हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। इस कोर्टिसोल हार्मोन के कारण गर्भाशय की स्कुंसनशीलता में और अधिक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो जैसे ही प्रेगनेंसी का जो टाइम खत्म होता है उस अंतिम समय में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। किसके द्वारा, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा, जिसके कारण जो गर्भाशय की अरेखित पेशियों में स्कुंचन की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इस क्रिया को अपन लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, प्रसव पीड़ा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी दौरान भ्रूण की जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। इस कोर्टिसोल हार्मोन के कारण गर्भाशय की जो अरेखित पेशियां होती है उसके अंदर स्कुंसनशीलता की क्रिया में और अधिक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखिएगा प्रसव पीड़ा के अंतिम समय में जो प्लेसेंटा होता है, प्रसव पीड़ा के अंतिम समय में प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। कौन से हार्मोन का, रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। इस रिलैक्सिन हार्मोन के कारण फीमेल की जो वेजाइना होती है, फीमेल की जो प्यूबिक सिम्पोसिस, प्यूबिक सिम्पोसिस संधि जो होती है वो लूज हो जाती है। रिलैक्सिन हार्मोन के प्रभाव के कारण फीमेल की जो प्यूबिक सिम्पोसिस जॉइंट यानी जो संधि होती है वो लूज हो जाती है, जिसके कारण वेजाइना का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। वेजाइना का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेजाइना का साइज बढ़ने के कारण जो बच्चा होता है उसका जन्म क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो बच्चा होता है वो वेजाइनल मार्ग से होता हुआ बाहर निकल जाता है। इसे ही अपन ने क्या बोलते हैं, इसी को ही पर्चुरेशन यानी प्रसव बोलते हैं। अब देखिएगा प्रसव के कारण जो भ्रूण और माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के मध्य का जो संबंध था, यानी इन दोनों के मध्य जो प्लेसेंटा नामक जो संरचना थी वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, जिसको वेजाइनल मार्ग से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिएगा ये हमने पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पर्चुरेशन, यानी प्रसव पर हार्मोनों का या प्रसव की क्रिया में हार्मोनों का किस प्रकार से योगदान होता है उसको पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रसव पीड़ा को निम्न 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांटते हैं। प्रसव पीड़ा को निम्न 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट, प्राथमिक भाग या प्रथम भाग जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पार्ट। सेकंड, द्वितीय भाग जिसको क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट। थर्ड, तृतीयक भाग जिसको क्या बोलते हैं, टर्सरी पार्ट। अब देखिएगा इन दोनों पार्ट्स के अंदर क्या क्या होता है वो अपन को पढ़ना है। अब देखिएगा अपन प्रसव पीड़ा को निम्न 3 भागों के अंदर बांटते हैं, प्राइमरी पार्ट, सेकेंडरी पार्ट और टर्सरी पार्ट। प्राथमिक पार्ट के अंदर क्या होता है वो अपन को देखना है कि प्रसव पीड़ा के प्रथम भाग के अंदर गर्भाशय के अंदर हर 30 मिनट बाद क्या होता है, कर्माकुंचन होता है। हर 30 मिनट बाद क्या होता है, कर्माकुंचन होता है। ठीक है, जो कि क्या रहता है, 1 मिनट तक जारी रहता है। ध्यान रखिएगा कि प्रसव पीड़ा के प्रथम भाग के अंदर
गर्भाशय के अंदर हर 30 मिनट बाद कर्माकुंचन होता है, जो कि 1 मिनट तक क्या रहता है, जारी रहता है। परंतु धीरे धीरे इस कर्माकुंचन गति के अंदर क्या हो जाती है, और अधिक वृद्धि हो जाती है। कर्माकुंचन गति के अंदर क्या हो जाती है, कर्माकुंचन गति के अंदर और अधिक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण गर्भाशय के अंदर हर 1 से 3 मिनट बाद क्या होने लग जाता है, कर्माकुंचन होने लग जाता है। अब देखिएगा इस दौरान क्या होता है कि जो शिशु होता है वो गर्भाशय ग्रीवा की ओर धकेल दिया जाता है। क्या होता है, जो शिशु होता है वो गर्भाशय ग्रीवा की ओर धकेल दिया जाता है, जिसके कारण जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है या एमनियोटिक झिल्ली होती है, जो क्या करती है, भ्रूण को, पहले तो ये देखिएगा कि ये मान लीजिए एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियोटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर क्या बना रहता है, एमनियोटिक द्रव। ठीक है, एमनियोटिक द्रव बड़ा रहता है। यह जो एमनियोटिक द्रव होता है इस एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है। क्या करता है, इस एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है। ठीक है, अब जो गर्भाशय के अंदर जो कर्माकुंचन गति में वृद्धि होने के कारण जो गर्भाशय होता है वो उसमें हर 1 से 3 मिनट बाद कर्माकुंचन गति होने लग जाती है, जिसके कारण जो बच्चा होता है वो गर्भाशय गुहा यानी यूट्रियस सर्विक्स की ओर क्या कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। इस दौरान क्या होता है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन फट जाती है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन फटने के कारण जो एमनियोटिक द्रव होता है उसे वेजाइना से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से सुनिएगा कि प्रथम भाग के अंदर क्या होता है, लेबर पेन के गर्भाशय के अंदर 30 मिनट बाद कर्माकुंचन होता है, जो 1 मिनट तक जारी रहता है, और लेकिन धीरे धीरे इस कर्माकुंचन गति में और अधिक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण हर 1 से 3 मिनट बाद गर्भाशय के अंदर कर्माकुंचन होने लग जाता है। इस दौरान क्या होता है, जो बच्चा होता है वो यूट्रियस सर्विक्स, आपने पढ़ा था ये वेजाइना, इधर ये क्या थी, यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा। जो बच्चा होता है वो यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा की ओर धकेल दिया जाता है, जिसके कारण इस एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है। फटने के कारण एमनियोटिक द्रव वेजाइना से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारी की सारी घटना किसमें संपन्न होती है, लेबर पेन के प्रथम भाग के अंदर संपन्न होती है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी पार्ट की यानी द्वितीय भाग की। तो देखिएगा द्वितीय भाग के अंदर क्या होता है कि लेबर पेन के द्वितीय भाग के अंदर गर्भाशय के अंदर हर 30 मिनट से लेकर 1 घंटे बाद क्या होता है, कर्माकुंचन होता है। ध्यान रखिएगा, लेबर पेन के द्वितीय भाग के अंदर हर 30 मिनट से 1 घंटे बाद क्या होता है, कर्माकुंचन होता है, जिसके कारण जो बच्चा होता है वो वेजाइना से होते हुए बाहर निकल जाता है। जो बच्चा होता है वो वेजाइना से होते हुए बाहर निकल जाता है, और अंत में क्या करती है, नाभि रज्जु को काटकर, इसको नाभि रज्जु को काटकर अलग कर दिया जाता है। ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं द्वितीय भाग के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कौन सा पार्ट, तृतीयक भाग। तो तृतीयक भाग के अंदर कौन सी क्रिया संपन्न हो, अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं लेबर पेन के तृतीयक भाग यानी टर्सरी पार्ट की। तो टर्सरी पार्ट के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। लेबर पेन के टर्सरी पार्ट के अंदर क्या होता है वो अपन को पढ़ना है। तो देखिएगा तृतीयक भाग के अंदर इस दौरान क्या होता है, यानी प्रसव पीड़ा के तृतीयक भाग में गर्भाशय के अंदर हर 10 से 15 मिनट बाद क्या होता है, कर्माकुंचन होता है। हर 10 से 15 मिनट बाद क्या होता है, कर्माकुंचन होता है। क्या होता है, हर 10 से 15 मिनट बाद
कर्माकुंचन होता है, जिसके कारण जो यूट्रियस होता है यानी जो गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय होता है वह क्या हो जाता है, स्कुंचित हो जाता है। गर्भाशय क्या हो जाता है, स्कुंचित हो जाता है, जिसके कारण जो भ्रूणीय झिल्लियां होती है, भ्रूणीय झिल्लियां, भ्रूणीय झिल्लियां और इसके अलावा प्लेसेंटा, भ्रूणीय झिल्लियां और प्लेसेंटा जो होता है वो निरोपण या आरोपण स्थल से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे ही 10 से 15 मिनट बाद गर्भाशय के अंदर कर्माकुंचन होगा तो गर्भाशय क्या हो जाएगा, स्कुंचित हो जाता है। स्कुंचित होने के कारण भ्रूणीय झिल्लियां और प्लेसेंटा आरोपण स्थल से अलग हो जाते हैं, जिन्हें वेजाइनल मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी के साथ पर्चुरेशन यानी प्रसव कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ी थी प्रसव की डेफिनेशन, सेकंड हमने पढ़ा था कि प्रसव की क्रिया में हार्मोनों का किस प्रकार से योगदान होता है, यानी प्रसव की क्रिया में जो हार्मोन होते हैं वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि प्रसव पीड़ा की उसको कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक भाग। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आता है कि आफ्टर बर्थ किसे बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि अंत में गर्भाशय होता है स्कुंचित हो जाता है, भ्रूणीय झिल्लियां और प्लेसेंटा आरोपण स्थल से अलग हो जाती है। जैसे ही अलग होगी तो इनको वेजाइनल मार्ग से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। इस घटना को आफ्टर बर्थ बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आफ्टर बर्थ। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उठता है यहाँ से, आफ्टर बर्थ किसे बोलते हैं। तो भ्रूणीय झिल्लियां और प्लेसेंटा लास्ट में बाहर निकाले जाते हैं क्योंकि गर्भाशय कुंचित हो जाता है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ कहा जाता है। इसी के साथ पर्चुरेशन कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।